नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम किसी भी तरह के जज्बात को एक तरफ रखते हैं और प्योरली सिर्फ आंकड़ों और स्ट्रैटेजी के नजरिए से एक चुनावी मैदान को समझने की कोशिश करते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र की। ये एक ऐसा विश्लेषण है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो ये साफ दिखाता है कि आज के दौर में चुनाव असल में जीते या हारे कैसे जाते हैं। ये देखिए, ये है बुढ़ाना। उत्तर प्रदेश के नक्शे पर भले ही ये एक छोटा सा इलाका लगे, लेकिन सच तो ये है कि ये राज्य की पूरी पेचीदा राजनीतिक तस्वीर को अपने आप में समेटे हुए है। यहां जो होता है ना, वो अक्सर पूरे राज्य के मिजाज का एक बड़ा संकेत दे जाता है। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? हम 6 कदमों में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बुढ़ाना की जमीन को, वहां के लोगों को समझेंगे। फिर देखेंगे कि आंकड़े क्या कहानी सुनाते हैं। चुनाव का पूरा एनाटॉमी समझेंगे। भविष्य को बनाने वाली ताकतों को परखेंगे। फिर शासन का एक ब्लूप्रिंट देखेंगे और आखिर में जीत तक पहुंचने का रास्ता क्या है उसे तलाशेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी रणनीति हमेशा जमीन को समझने से ही शुरू होती है। बुढ़ाना की मिट्टी में असल में क्या है, यहाँ के लोग कौन हैं, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी है और सबसे बढ़कर उनकी सबसे बड़ी तकलीफें, सबसे बड़ी चिंताएं क्या हैं। तो यहाँ के वोटर्स की चिंताएं क्या हैं? देखिए, ये कोई हवाई बातें नहीं है, ये बहुत ही जमीनी रोजमर्रा की परेशानियां हैं। सबसे पहले खेती किसानी का संकट और सिंचाई के पानी की कमी। फिर आती है युवाओं की बेरोजगारी, जिसकी वजह से उन्हें अपना घर बार छोड़कर बाहर जाना पड़ता है। लॉ एंड ऑर्डर की अपनी चिंताएं हैं और हाँ, खराब सड़कें, साफ सफाई की कमी और अच्छी पढ़ाई लिखाई के मौकों का ना होना। ये सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं हैं, ये सीधे सीधे लोगों के जीवन की गरिमा से जुड़े सवाल हैं। और याद रखिए, हमारा संविधान हर नागरिक को एक सम्मानजनक जीवन का हक देता है और ये सम्मान इन्हीं बुनियादी जरूरतों के पूरा होने से ही तो शुरू होता है। एक बात साफ है, बुढ़ाना हमेशा से ही एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव, मतलब एक कांटे की टक्कर वाली सीट रही है। यहां जीत और हार का फासला बहुत ही कम रहता है। वोटर्स के मूड में जरा सा भी बदलाव, जो अक्सर जाति के समीकरणों और छोटे छोटे स्थानीय मुद्दों से होता है, वो पूरे चुनाव का नतीजा पलट कर रख देता है। मतलब यहां हर एक वोट की कीमत है और हर वोटर की आवाज बहुत मायने रखती है। तो चलिए, अब भावनाओं और अंदाजों से हटकर सीधे सीधे आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं। कहते हैं ना, नंबर्स डोंट लाई, आंकड़े झूठ नहीं बोलते। वो हमें पिछले चुनावों के पैटर्न और वोटर्स के बर्ताव की एक बहुत ही साफ तस्वीर दिखाते हैं। ये आंकड़ा देखिए, ये बहुत जरूरी है। 2022 में लगभग 68% वोटिंग हुई। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक मैसेज है। इसका सीधा मतलब है कि वोटर अब खामोश नहीं बैठा है। वो अपनी मांगों को लेकर बहुत मुखर है और पार्टियों से जवाबदेही चाहता है। इस बदले हुए वोटर को अब हल्के में लेने की गलती कोई नहीं कर सकता। ये टेबल पिछले 20 साल की पूरी कहानी बता देती है। जरा गौर कीजिए, 2002 में बीजेपी और सपा के बीच कितना करीबी मुकाबला था। फिर 2012 आता है, सपा आराम से जीत जाती है। लेकिन 2017 में पूरा खेल पलट जाता है और बीजेपी आगे निकल जाती है। और 2022 में एक बिल्कुल अलग समीकरण में ये सीट आरएलडी के पास चली जाती है। तो क्या समझ में आता है? यही कि ये सीट किसी एक पार्टी का गढ़ नहीं है। आइए 2017 के नतीजों को और करीब से देखते हैं। बीजेपी को मिले 40.8% वोट और सपा को 35.3%। फर्क सिर्फ 5.5% का। तो टेकअवे क्या है? टेकअवे यह है कि ये सीट किसी की जागीर नहीं है। सही रणनीति और सही मेहनत से इस सीट को जीता जा सकता है। चलिए, अब जरा चुनावी मशीनरी का एक्सरे करते हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए सिर्फ बाहरी माहौल को समझना काफी नहीं होता, बल्कि अपनी खुद की अंदरूनी ताकत और कमजोरियों को जानना भी उतना ही, बल्कि उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो यहां हम एक संगठन का हेल्थ चेकअप कर रहे हैं। ताकत क्या है? एक मजबूत बेस है और स्टेट लेवल पर एक दमदार लीडरशिप है। लेकिन कमजोरियां देखिए, वो ज्यादा गंभीर हैं। जमीनी स्तर पर, यानी बूथ लेवल पर, संगठन बिखर चुका है। गठबंधन को लेकर कंफ्यूजन है और पुरानी कुछ नकारात्मक बातें आज भी पीछा नहीं छोड़ रही हैं। किसी भी जीत के लिए इन कमजोरियों पर काम करना पहली और सबसे जरूरी शर्त है। ठीक है, अब जरा बाहर की दुनिया पे नजर डालते हैं। वो कौन सी बड़ी ताकतें हैं जो बुढ़ाना के चुनावी मैदान पर सीधा असर डाल रही हैं? इसको समझने के लिए हम पेस्टेल फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेंगे, यानी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस। राजनीतिक तौर पर देखें तो राज्य सरकार के खिलाफ थोड़ी थकान दिखती है, लेकिन सेंट्रल लीडरशिप का असर अब भी मजबूत है। आर्थिक मोर्चे पर महंगाई और बेरोजगारी, ये दो सबसे बड़े दर्द हैं जो वोटर्स को परेशान कर रहे हैं।
सामाजिक तौर पर अलग अलग समुदायों के बीच का तनाव एक बहुत ही नाजुक मुद्दा है, जिसका कुछ लोग फायदा भी उठा सकते हैं और जिसे ठीक भी किया जा सकता है। और आखिर में टेक्नोलॉजी। आज की तारीख में व्हाट्सएप ही बातचीत का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर माध्यम बन चुका है। तो अब तक हमने डायग्नोसिस किया, विश्लेषण किया। अब वक्त है समाधान का। इन सारी चुनौतियों से निपटने के लिए एक बहुत ही साफ और मल्टी डायमेंशनल रणनीति चाहिए। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। ये एक ऐसी रणनीति है जिसमें 4 मोर्चों पर एक साथ काम करना होता है। पहला, चुनावी मोर्चा, यानी एक बड़ा सामाजिक गठबंधन बनाना जिसमें हर तबके के लोग शामिल हों। दूसरा, संगठनात्मक मोर्चा, बूथ की ताकत को दोबारा खड़ा करना। तीसरा, नैरेटिव यानी कहानी का मोर्चा, झूठे प्रोपेगेंडा का जवाब तथ्यों और इंसानियत से भरी कहानियों से देना। और चौथा, रिसोर्स का मोर्चा, सोशल मीडिया और छोटे छोटे डोनर्स से मिलने वाले फंड का सही इस्तेमाल करना। और नैरेटिव को बदलने के लिए एक नए नारे की जरूरत है। हर वोट का वचन, विकास का विश्वास। ये नारा पहचान की राजनीति से आगे बढ़कर भरोसे और जमीन पर दिखने वाले विकास के वादे की बात करता है। ये वोटर को बताता है कि आपका वोट सिर्फ एक नंबर नहीं, ये एक पवित्र वादा है, एक वचन है। देखिए, एक अच्छी स्ट्रैटेजी कागज पर तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो तब तक अधूरी है जब तक उसे लागू करने का एक टाइम बाउंड प्लान ना हो। तो जीत तक का रास्ता असल में दिखता कैसा है? ये एक 90 दिन की उल्टी गिनती है। तो ये 90 दिन का प्लान काम कैसे करेगा? पहले 30 दिन कैंडिडेट का ऐलान और घर घर जाकर लोगों से मिलना जुलना शुरू। अगले 30 दिन लोकल मुद्दों पर छोटे छोटे कैंपेन्स और एक जोरदार डिजिटल हमला। आखिरी महीने में बूथ कैप्टन्स के साथ मिलकर जमीनी खेल को और तेज करना। और चुनाव वाले दिन ये पक्का करना कि हर एक समर्थक वोट डालने जरूर जाए। यहां एक बात जरूरी है, डिजिटल अभियान में जैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए लोगों की निजता का सम्मान करना बेहद जरूरी है। भारत के डीपीडीपी कानून के तहत किसी भी व्यक्ति से संपर्क करने या उनका डेटा इस्तेमाल करने से पहले उनकी सहमति लेना अनिवार्य है। बिना सहमति के संवाद विश्वास को तोड़ता है। और इस पूरी रणनीति के केंद्र में कौन है? एक सही उम्मीदवार। तो एक आदर्श उम्मीदवार कैसा होना चाहिए? एक युवा हो, स्थानीय नेता हो, जिसकी जड़ें समाज में गहरी हों, उसका रिकॉर्ड बेदाग हो, कोई क्रिमिनल केस ना हो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जानता हो, और सबसे जरूरी, एक ऐसा अच्छा वक्ता हो जिसका सम्मान हर जाति और धर्म के लोग करते हों। तो अंत में हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या सिर्फ डेटा पर आधारित एक सिस्टमैटिक प्लान जमीनी राजनीति की उन लहरों पर काबू पा सकता है जो कभी भी किसी भी तरफ मुड़ जाती हैं? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, आज की राजनीति में चुनाव किस्मत के भरोसे नहीं बल्कि पूरी तैयारी के साथ लड़े और जीते जाते हैं। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनकर अपने क्षेत्र को ऊपर उठाना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से संपर्क करें, mgr@blueprintstrategies.ai पर, या कॉल करें 08042041602 पर। राजनीति से परे एक उद्देश्य,